नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड कुछ जानकारी को समझेंगे। कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर हुई है और हमने ह्यूमन जेनोम का एक डाटा रिलीज़ किया है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझा जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं और भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेडिशन से रिलेटेड मामला अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर भी सेडिशन की इंपॉर्टेंट डिबेट होती थी, अभी भी हम वही कर रहे हैं। फिर क्या इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप हमें रखनी चाहिए कि भाई इंडियन सिटीजन भी रहें और कोई अगर यूनाइटेड स्टेट्स में गया है तो वो यूएस और इंडियन दोनों सिटीजनशिप रख सकता है? क्या ऐसा हमें करना चाहिए? ये डिबेट है यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में कई चलता है ये सब, मतलब यूएस और कनाडा के अंदर कई लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप होती है। देन ट्रम्प्स इंपीरियलिस्ट एम्बिशन, तो एक नया ट्रम्प का चेहरा देखने को मिला है यहाँ पे और कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब अब अमेरिका को ग्रेट बनाने के साथ साथ अमेरिका को एक्सपैंड भी करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं तो काफ़ी अलार्मिंग है। तो देखेंगे इन सब बातों को और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फ्रंट पेज से मोदी कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग द डायस्पोरा हिस्ट्री। तो इंडियन डायस्पोरा वो भारतीय जो इंडिया के साथ एसोसिएटेड रहते हैं लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं हैं और बाहर रह रहे हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए मोदी जी ने कहा है कि भाई इसको डॉक्यूमेंट करो ताकि दुनिया को पता लग सके। और एक तरीके से हमें उनके रोल को रिकग्नाइज भी करना चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग रहे हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर, हमारी आज़ादी के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, तो उन बातों को यहाँ पे जो है एक तरीके से हाईलाइट किया गया है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, मेंस 2023, मेंस 2020, इंडियन डायस्पोरा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर रेगुलरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। और यहाँ पे जो ये सवाल आया है 23 में कि इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। ओके, तो वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, तो इंडियंस ने वहाँ पे क्या क्या अचीव किया है उससे रिलेटेड इन्होंने बात की है। और दूसरा आप देखेंगे 2020 मेंस का सवाल ये कह रहा है कि इंडियन डायस्पोरा हैज़ अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो रिपीट हो गया वो एक तरीके से क्वेश्चन, तो बात सेम ही है लेकिन जो है घुमा के उन्होंने दोबारा पूछ लिया, ये है। चलिए, तो इसको थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलते हैं इन डायस्पोरा से? तो पहली चीज़ है रेमिटेंसेस आते हैं, और इंडिया के अंदर तो रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पिछले साल इंडिया ने कितना पैसा रेमिटेंसेस के अंदर जो है दूसरे देश से आया है यहाँ पे। मतलब इंडियन लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज इंडिया में होती हैं, तो वो हमें जो है पैसा भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना अमाउंट आया है? इंडिया का सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये बता दूं मैं आपको। तो काफ़ी हैवी अमाउंट आता है। देन इन्वेस्टमेंट, अब देखो इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में भी अच्छा करते हैं बाहर जाके, ओके, और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। कॉरपोरेट्स की अगर आप बात करोगे, बड़े बड़ी फर्म्स के अंदर जो सीईओ लेवल, एमडी लेवल है, वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आता है। और हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई है जिसके अंदर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई कोई अगर बाहर से इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है। सो दैट इज़ द बिग आइडिया। स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और साइमल्टेनियस इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन इसके ऊपर फोकस है। अब ट्रेड की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेट्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड होस्ट कंट्रीज। ओके, सो वो जो लोग बाहर हैं वो एक इक्वेशन मेंटेन करके रखते हैं और वो वहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा परसुएड कर सकते हैं इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो ट्रेड फैसिलिटेशन होता है यहाँ पे। और फिलेंथ्रोफी की बात करें, फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑल्सो एग्जिस्टिंग। पॉलिटिकल बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें लॉबिंग, एडवोकेसी वो चलता है, वहाँ की गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करना इंडिया के फेवर के अंदर। कल्चरल डिप्लोमेसी, अब देखिए ये जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं
दे आर द फ्लैग बेरियर ऑफ इंडियन कल्चर। इनके कंडक्ट से दूसरे लोग इंडिया के बारे में परसेप्शन मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर इनका कल्चर अच्छा है, कलरफुल ज़िंदगी वहाँ पे जीते हैं, इनके बिहेवियर को दूसरे लोग कंसिडर करेंगे, समझेंगे और इंडिया के बारे में परसेप्शन बिल्डअप करेंगे। सो दैट इज़ द कल्चरल यू कैन से डिप्लोमेसी आइडिया। देन रिप्रेजेंटेशन, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर, दे आर रिप्रेजेंटिंग ब्रांड इंडिया, दैट इज़ वॉट दे आर होल्डिंग इन देयर हैंड्स। एंड ग्लोबल नेटवर्किंग, इसके थ्रू हमारी नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर फैलती है। सो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब देखिए आगे न्यूज़ को थोड़ा और देखते हैं। तो दिल्ली असेंबली में इतना कुछ खास पॉलिटिकल डिबेट्स में हम नहीं जाएंगे। तो वाइल्ड फायर रेजेस आउट ऑफ कंट्रोल इन लॉस एंजल्स, ओके, LA में हो रहा है ये सब, और 70,000 लोगों को बोला है कि आप अपना घर खाली कर लो, 2 लोग मर भी चुके हैं। अब देखो इस फॉरेस्ट फायर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, विंड। तो हैवी विंड इज फ्लोइंग देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट उस फॉरेस्ट फायर को रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। सो इसीलिए लोगों को कहा है कि आप अपने घर छोड़ दो, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये है प्रीलिम्स 2022 का सवाल। तो इन्होंने क्या किया, सवाल में था सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर बोलते हैं, सन के ऊपर काफ़ी तूफान आते हैं वहाँ पे और उनके रेडिएशन अर्थ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है कि सोलर फ्लेयर आने से क्या GPS और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, इसको भी देखेंगे। इक्वेटोरियल रीजन पे सुनामी क्यों आएगी, थोड़ा सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, येस इट कुड बी डैमेज्ड, क्योंकि देखिए ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं इनके अंदर आयन्स होते हैं, ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो जहाँ पे भी चार्ज्ड पार्टिकल्स आएंगे वहाँ पे वो गड़बड़ कर सकते हैं और सिग्नलिंग में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो पावर ग्रिड भी डैमेज हो सकता है, आपका GPS सिस्टम भी जो है वो बिगड़ सकता है यहाँ पे, ठीक। तो अब ऑप्शंस में देखो 1 और 3 एक साथ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, या तो C ऑप्शन होगा या D ऑप्शन होगा। 1 और 3 एक साथ इधर में आ रहे हैं, हम साथ साथ एलिमिनेशन को भी सीखेंगे। अब फोर्थ देखिए, इधर फोर्थ दोनों में कॉमन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेटोरियल एरिया में सुनामी आएगी कि नहीं आएगी उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, क्या सोलर फ्लेयर से आपने कभी सुना है पूरी धरती के अंदर आग लग गई है? तो ये एब्सर्ड है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो फिफ्थ वाला जहाँ पे है उसे हमने एलिमिनेट करना है, फिफ्थ यहाँ पे दिखा तो D भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास आंसर ही सिर्फ एक बचा है, दैट इज C, एंड C इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरीके से समझदारी दिखाते हुए एलिमिनेशन के साथ हम इन क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। हाँ, मैंने बताया जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का गेम है तो आपकी सैटेलाइट का भी सिस्टम बिगड़ सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन का भी सिग्नल जो है वो बिगड़ सकता है, तो वहाँ पे ज़रूर इसका असर होगा, ठीक। सो दिस वाज द बिग आइडिया। अब आगे चलते हैं, तो साथ साथ अखबार को टटोलते चलेंगे, क्या खबरें चल रही हैं पूरी दुनिया में पता होना चाहिए हमें, ठीक। अभी देखिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूनियन कार्बाइड के वेस्ट डिस्पोजल को लेके, क्योंकि केमिकल वेस्ट डिस्पोजल इतना आसान नहीं होता और उससे जो है उसके वहाँ के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। और इतना ही नहीं है, वहाँ की सोयल जो है वो मेजरली इम्पैक्ट हो सकती है, ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट हो सकता है। सो उसलिए लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। PM टू ओपन जेड मोड टनल। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत बढ़िया एक काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, देश की कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है एंड गवर्नमेंट इज़ क्लियर अबाउट इट। तो वहाँ पे इस टाइप की टनल आने से टूरिज्म बूस्ट होने वाला है, ठीक है, जॉब क्रिएशन होगा उधर, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे और डेफिनेटली इट्स अ रियली गुड थिंग। जॉब क्रिएशन, टूरिज्म, दीज आर द बेनिफिट्स दैट आर देयर। और सिर्फ उतना ही नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टाइप की टनल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये टनल करेगी क्या, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी किस किस के बीच में, बिटवीन यू कैन से लद्दाख एरिया एंड योर जम्मू एंड कश्मीर एरिया। अभी क्या है ना कि वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं होती है, विंटर्स के अंदर वहाँ पे नुकसान हो जाता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अब नहीं होंगी एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये जो हम लोग कर रहे हैं। अब देखो कुंभ जो है वो शुरू हो गया है, अब देखो ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ अगर 40 करोड़ लोग आ गए तो आप देखिए इतने बड़े नंबर में लोगों को मैनेज करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक। और टूरिज़्म के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा आएगा।
सो बिगेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, ये एक वर्ल्ड का होता है। दूसरी बात, पहला मतलब उनमें से एक है, या आप इंडियन इलेक्शन समझ लीजिए, तो इंडियन इलेक्शंस भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मैनेजमेंट एक्टिविटी है जो इंडिया में की जाती है। और दूसरा ये कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करवाना। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया रिलीजेस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जेनोम्स फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स। ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट। अब ये जानकारी दी जाएगी और इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा, जो ह्यूमन सीक्वेंसिंग के ऊपर, जेनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको ये एक्सेसिबल होगा इंडिया का डाटा। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर जानकारी है ड्रग्स एंड अदर यू कैन से डिजीज दैट वर एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर। इंडियंस को क्या बीमारियां थी, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड उसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनका सोल्यूशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन एक्सप्लोर हियर। अब देखिए जेनोम सीक्वेंसिंग के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करें तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि एडिनो वायरस हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो ये 2021 का सवाल है, सिंपल सी चीज़ बता दूं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर सो दिस कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनोम, इसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई इट्स अ रॉन्ग वन, ये गलत हो जाता है। ठीक, अगर आप कॉमन कोल्ड की बात करें, ये कह रहे हैं कि कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनो वायरस whereas AIDS is caused by retrovirus. Okay, now this is, you can say they are quite associated, common cold हमें इन सब चीज़ों से होता है और रेट्रोवायरस वो एड्स करता है। तो ये दोनों एक तरीके से अलग अलग वायरसेस हैं जिनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, सो बी ओनली इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हमने ऐड किया है यहाँ पे 2020 का, ये कह रहा है कि जेनेटिक changes can be introduced in the cell that produce eggs or sperm for a prospective parents. Yes, it can be done, ये किया जा सकता है। ठीक है ना, तो बहुत पावरफुल है ये जेनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए चेंज करना, बहुत बड़े बड़े चेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है अ पर्सन जेनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बिल्कुल वहाँ पे किया जा सकता है, उधर तो मतलब आप कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके ठीक भी कर सकते हो, इतना इफेक्टिव ये हो जाएगा। ठीक है, देन एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब अर्ली डेज ऑफ प्रेगनेंसी। सो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। यस, इट कैन ऑल्सो बी डन, ये भी किया जा सकता है। सो अभी होता क्या है ना कि भाई हम पिग में क्यों करेंगे, कई एक ह्यूमन ऑर्गन्स हम दूसरे जानवरों में प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लो हमें ह्यूमन लीवर बनाना है, तो ह्यूमन लीवर आप पिग में बनाओगे और उसके बाद पिग को जो है, नॉर्मली ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस दी जाती है और पिग को मारा जाता है। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता है, बट आप ह्यूमन लाइफ सेव कर सकते हो विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स। सो उसलिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातों को है, ये एडिटोरियल आया है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, पहले एक बार PYQ देख लो। ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया 2011 का, तो इन्होंने पूछा कि भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट है फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। येस, इट इज़ करेक्ट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर गेटिंग अप बिजनेस, बिल्कुल ये भी मिलता है। रैम्प्स इन पब्लिक बिल्डिंग, यस ये भी होता है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी चल रहा है, आपको अगर मालूम होगा। ठीक है, उसके अंदर भी यही सब आइडियाज़ हैं। अब देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या प्रमोट करता है, प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स राइट्स डिग्निटी ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस एक्ट कंटेन्स 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा ना भी किन लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। देन अर्लियर इट वाज नोन एज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995। तो इसके अंदर चीज़ें काफ़ी हैं यहाँ पे, और पर्सन को 18 ईयर्स तक आपको फ्री स्कूलिंग मिलेगी गवर्नमेंट रन स्कूल्स के अंदर। ओके, और लैंड अलॉटमेंट होता है आपके बिजनेस के लिए, रैंप भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो डी इसका सही आंसर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब बात करते हैं इस एडिटोरियल की, तो इस एडिटोरियल में डिबेट क्या आती है। सो बेसिकली डिबेट है रिलेटेड टू द डिस्क्रिशनरी एंड द ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक, अब देखो होता क्या था, रूल नंबर 15 की बात करते थे, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिशन देता था मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को एक्शन की,
कि वो करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। और मोस्टली जो है, जो चीज़ें, जो एक्शंस नोटिफाई हुआ करते थे वो रूल नंबर 15 के अंदर ही हुआ करते थे। मतलब मिनिस्ट्री को जब मन करता था वो पर्सन विद डिसेबल्स के लिए काम करेगी, जब मन करेगा वो काम नहीं करेगी। तो ये तो बात गलत है। अब इसी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, सेक्शन 40, 45, 46, 89, ये ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी नेचर वाले प्रोविजंस हैं। तो आप कई चीज़ों को मैंडेटरी बना रहे हो, कई चीज़ों को एक तरीके से आप कह रहे हो कि भाई डिस्क्रिशन है, करना चाहेंगे तो करेंगे। सो वो पैराडॉक्स यहाँ पे एड्रेस किया है इन्होंने, ठीक है। यू कैन नॉट हैव, यू कैन से हैव थिंग्स इन अ सेम वे, सारी चीज़ें आप एक तरीके से नहीं कर सकते हो, और वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट भी की गई है, ठीक है। और इसी को लिए कोर्ट ने सेक्शन जो ये रूल 15 है जो डिस्क्रिशन देता था, इसको हटा दिया है। तो दिस इज़ द बिग आइडिया। अब देखिए आगे, नीड फॉर प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, ठीक है। गाइडलाइंस आपको देनी है, प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए यहाँ पे। देखो एक बात समझनी है, कानून जब बनता है उसकी स्पिरिट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन वर्ड्स एंड स्पिरिट, दैट इज़ व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेजेस, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भी आप एक तरफ चल रहे हो, लेटर एंड स्पिरिट दोनों का ही यहाँ पे ख्याल रखना है, और वही चीज़ इधर पॉइंट आउट की गई है। अब देखिए, प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, रीजनेबल अकोमोडेशन होना चाहिए, टेलर्ड सॉल्यूशन लेके आने हैं, बट ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। देखिए डिस्क्रिशन इसलिए दी जाती है ताकि आप फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी डजंट मीन नो एक्शन, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। डिस्क्रिशन का मतलब ये थोड़ी ना कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपको करना है। और इसके अंदर और प्रोविजंस हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, लाइक वी हैव कंप्लायंस एंड सोशल ऑडिट, कि भाई कितने चीज़ों का पालन किया गया है, कितनों का नहीं किया गया है, उसका प्रॉपर एक रोड मैप हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए आप ऑडिट करवाइए, यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कमियाँ क्या हैं। ऑडिट विल टेल एवरीथिंग कि अगर किसी में कोई गड़बड़ चल रही है, शॉर्टफॉल्स हैं, दोज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड हियर। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एड्रेस कर सकते हो, एंड दिस इज़ व्हाट द पॉइंट हैज़ बीन। और फ्यूचर डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो क्लैरिटी होनी चाहिए गाइडलाइंस को लेके, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को आपको हटाना है, ठीक है। और नोडल अथॉरिटी फॉर एडजुडिकेशन टू मिनिमाइज जुरिस्डिक्शनल एम्बिग्विटी, दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी हैव टू डू हियर। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अब अगला एडिटोरियल है, वो कह रहा है कि सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी ऑफ सेडिशन। अब ये क्यों प्रॉक्सी ऑफ सेडिशन की बात चल रही है? देखिए, सेडिशन का चार्ज लगता था, एक तरीके से राष्ट्रद्रोह बोला जाता था उसे, ठीक है, राष्ट्रद्रोह। एंड उसके अंदर मिसयूज बहुत होता था सेक्शन का प्रोविजन में। और सेक्शन 124A था हमारे इंडियन पीनल कोड का, उसका मिसयूज बहुत होता था। और इसयूज ऐसे होता था, किसी के ऊपर अगर आपने ये लगा दिया तो फिर एक बार को तो लंबी जेल हो जाती थी। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन से प्रॉब्लमेटिक, विच वॉज प्रॉब्लमेटिक। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता है, बट ऑब्वियस है कि उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। जो प्रॉब्लम्स हमें पहले आ रही थी, हम उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द ब्रॉडर आइडिया। अब देखिए, अभी रिसेंट डिबेट है राजस्थान हाईकोर्ट की, और चीज़ें समझ में आई हैं कि अभी भी लैंग्वेज वेग है। जो सेक्शन नया वाला है, सेक्शन 152, इसके अंदर भी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी चीज़ें, किस चीज़ को आप एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मान रहे हो। अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ कि मेरे को ये स्कीम सरकार की अच्छी नहीं लगी, तो विल दैट अमाउंट टू राष्ट्रद्रोह? तो क्या आप उसे राष्ट्रद्रोह का नाम दे दोगे? सो ये चीज़ इधर यहाँ पे हाईलाइट की है, एंड दैट इज़ व्हाट द डिबेट इज़ अबाउट, कि अभी भी मुद्दा वही चल रहा है। सेडिशन के अंदर इतनी एम्बिग्विटी थी, समझ में नहीं आता था, इसीलिए लोगों को गलत फ्रेम किया जाता था। अब भी गलत फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सिमिलर एब्यूज एज इट वॉज देयर इन सेक्शन 124A, तो हमें क्लैरिटी के साथ बताना है कि भैया किस चीज़ को हम सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का वायलेशन मानते हैं। दिस इज द पॉइंट हियर, ठीक। एंड देयर इज दिस लोअर थ्रेशोल्ड फॉर लायबिलिटी, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। ये सारी चीज़ें हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। कई जेन्युइन होते हैं, कई आप बोल सकते हो कि एब्सर्ड भी होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट द होल थिंग इज़। तो इसी को ठीक करने की ज़रूरत है
तो इतना कैजुअल लेके हम चल नहीं सकते हैं। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और फैक्चुअल आपको जाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लेके डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि भाई क्रिटिसिज्म किसको बोलोगे और डिसलॉयल्टी किसको बोलोगे। नेशन के साथ डिसलॉयल होना अलग बात है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अलग बात है। सो दिस इज बिग, यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, और ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। कि अदरवाइज होगा क्या, अगर कोई आज भी कोई क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे दैट विल से कि भाई ये तो हम इसको सेडिशन का चार्ज लगा के अंदर कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो जाएंगी नहीं, और डिसेंट को एक तरीके से कर्ब करता है। दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं डुअल सिटीजनशिप डिबेट के ऊपर। सो देर आर एनआरआईज। देखो एनआरआईज जो होते हैं वो इंडियन सिटीजन होते हैं, ठीक है, बात समझना ज़रूरी है। और आपके पास दूसरी डिस्टिंक्शन होती है ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ना ये ओसीआई हमने एक कैटेगरी बनाई है, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो वो किसी और कंट्री के सिटीजन हैं, एंड दे जस्ट हैड इंडियन रूट्स, ठीक। उनके माँ बाप कभी पास्ट के अंदर इंडियन रहे होंगे, एंड दिस इज द आइडिया, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, क्या हमें उनको इंडियन सिटीजनशिप देनी चाहिए? पहले मैं बता दूं, यूएस और कनाडा वहाँ ये चलता है, ठीक है, यूके यूएस के बीच में चलता है। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग डुअल सिटीजनशिप, कि भी यूके की भी सिटीजनशिप है और यूएस की भी सिटीजनशिप है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देखिए जो यहाँ पे मेजर कंसर्न चल रहा है, सो कंसर्न क्या है कि भाई डिवाइडेड लॉयल्टीज हो जाएंगी, क्या वो इंडियन रहेंगे, क्या वो अमेरिकन रहेंगे, दैट इज द डिबेट हियर, ठीक। देन अदर थिंग इज दिस, फॉरेन इन्फ्लुएंस का चांस भी बढ़ेगा, वो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर सकेंगे, इंडिया में ना रहते हुए, हमारी प्रॉब्लम्स को ना समझते हुए, वो हमारी काम में, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे एजेंडाज जो होंगे, उन सब में इंटरफेयर कर पाएंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट, ठीक। वही बात यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? शुड वी अलाउ दीज थिंग्स टू हैपन? एंड दिस इज द डिबेट, ठीक। चलिए तो आगे देखिए, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 5 डिफाइंस सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ, पेरेंटेज एंड रेजिडेंसी, ठीक है। और पास्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पे मदर टेरेसा, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप अडॉप्ट की है, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी थी और इंडियन सिटीजन वो बन गए थे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझनी है कि डायस्पोरा हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बायलैटरल रिलेशंस के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करता है, ओके। और काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं हम चीज़ों को देखते हुए कि इंडियन डायस्पोरा काफ़ी पावरफुल है, पावरफुल इन द सेंस इन द पास्ट दे हैव बीन एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज इन फेवर ऑफ इंडिया, वो भी करता रहा है। तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम एक तरीके से चला है ये, ठीक। एंड दिस इज़ व्हाट द बिग आइडिया इज़। तो अब उनको टैप करना है, हम चाहते हैं कि उनका एंगेजमेंट हमारे साथ बढ़े, उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इंडियन डेवलपमेंट के अंदर। दिस इज़ व्हाट दिस होल थिंग इज़। तो कंसर्न्स भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो सोच सकते हैं हम, इसके बारे में डिबेट होनी चाहिए, दैट इज़ द आइडिया। अब आगे चलते हैं, बात हो रही है ट्रंप के इंपीरियलिस्ट एम्बिशन के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके आते थे, अब एक तरीके से वो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उन्होंने कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हम आगे बढ़ाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया बढ़ाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि भी पैनामा कैनाल को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम कब्जा कर लेंगे इस नहर के ऊपर। तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है ये, ठीक। ग्रीनलैंड को कहा हम खरीद लेंगे ग्रीनलैंड, कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, हम खरीद लेंगे इसे। ऑलरेडी वहाँ पे एक मिलिट्री बेस इंडिया मेंटेन करके रखता है, मतलब सॉरी यूएस मेंटेन करके रखता है। तो ये चीज़ काफ़ी अलार्मिंग है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, ओके। तो वही पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको समझनी है, कनाडा को लेके अभी स्टेटमेंट दी है कि वो कनाडा को 51st स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और ये भी बहुत अलार्मिंग है कि आप बोलोगे कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे, 51st स्टेट बनाएंगे। मैक्सिको को भी इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने कि भाई अमेरिका मैक्सिकाना, ठीक,
सो मैक्सिकन प्रेसिडेंट मॉकिंगली प्रपोज्ड रीनेमिंग नॉर्थ अमेरिका एज अमेरिका मैक्सिकाना। तो ये सार्कास्टिक जो है बातें चल रही हैं, उन्होंने अमेरिका को कुछ कहा, मैक्सिको को कुछ कहा ट्रंप ने, तो इन रिटर्न उन्होंने बात की है, रिटेलिएट किया है। ठीक है, सो ये बात बोली है इन्होंने। अच्छा, रशिया चाइना की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स बाय रशिया चाइना इन आर्कटिक कॉम्प्लिकेट्स द यूएस पोजीशन, बिल्कुल ये कर रहा है इधर। तो ये पूरी कहानी चल रही है एंड दैट इज़ यू कैन से द अलार्मिंग वन। ये सारी चीज़ें काफ़ी अलार्मिंग है जो हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, एंड दिस इज़ नॉट ग्रेट। और अमेरिका का भी इंपीरियलिस्ट एजेंडा होना, सबके इंपीरियलिस्ट एजेंडा चल रहे हैं, पुतिन भी वही कर रहे हैं और जी जिनपिंग भी वही कर रहे हैं। तो वेयर आर वी गोइंग टू एंड, कब तक ये चलता रहेगा? सो उसके यूएस के अलाइज जो हैं वो इससे अलार्म हो गए हैं कि भाई ये ट्रंप का कुछ नहीं भरोसा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे लिए। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट द बिग डेवलपमेंट इज़। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं एंड दिस वॉज योर सेशन फॉर द डे। देन थैंक यू वेरी मच।